स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अप्लाइड जूलॉजी में हम सेरिकल्चर पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ सिल्कवर्म, स्पीसीज ऑफ सिल्कवर्म के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने फैमिली बॉम्बिसिडी के जो मेंबर्स हैं यानी कि बॉम्बिक्स मोराई के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम सैटेनिडी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं या स्पीसीज होती है उनके द्वारा जो डिफरेंट टाइप का रेशम उत्पादित किया जाता है, उन उत्पादन करने वाली या रेशम उत्पादन करने वाली जो डिफरेंट टाइप की जो जातियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। रेशम कीट की जातियां, फैमिली बॉम्बिसिडी पढ़ चुके हैं, तो हम पढ़ते हैं सैटेनिडी फैमिली के मेंबर्स या स्पीसीज़ के द्वारा जो रेशम प्राप्त होता है उसके बारे में। तो पहली जाति आती है टसर रेशम कीट। टसर रेशम कीट जो रहता है इसको हम एंथेरिया पेशिया या एंथेरिया माइलाटा कहते हैं। ये दो नाम हैं, दोनों ही इसी के हैं, एंथेरिया पेशिया और एंथेरिया माइलाटा। इसकी जो फैमिली होती है वो सैटेनिडी है, मैं बता ही चुका हूँ। और ये मुख्यतः भारत, चीन और श्रीलंका में बहुतायत ऐसे पाया जाता है। इसका जो होस्ट प्लांट है यानी कि जिस प्लांट पर ये अपना जीवन यापन करते हैं या उनकी पत्तियों को खाते हैं और वहाँ प्रजनन द्वारा कोकून लार्वा उत्पन्न करते हैं, वो होस्ट प्लांट इनका बेर, ओक, साल, अंजीर और अर्जुन, ये ऐसे पेड़ हैं जिनकी ये पत्तियों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं और वहाँ पर लार्वा और कोकून देते हैं और उन कोकून से हम टसर रेशम प्राप्त करते हैं। स्वभाव की अगर हम बात करें तो इसका जो स्वभाव होता है वो जंगली प्रकार का होता है, जंगली टाइप की प्रजाति है। ये जो जाति है उसको हमने क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा या हाइब्रिड के द्वारा पालतू प्रजाति इसकी प्राप्त कर ली है। इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे यह एक बाइवोल्टाइन किस्म है। बाइवोल्टाइन यानी कि एक साल के अंदर हम इसकी 2 फसलें या 2 पीढ़ियों से रेशम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये बाइवोल्टाइन या द्विप्रज किस्म है। सिल्कवर्म का जो कोकून होता है वो थोड़ा कठोर होता है और आकार में तुलनात्मक रूप से थोड़ा बड़ा होता है। टसर सिल्क जो रहता है यह भूरे रंग का होता है और इसको हम आसानी से रीलिंग कर सकते हैं यानी प्राप्त कर सकते हैं। कमी, ये इसकी कुछ कमियां हैं, तो कमी भी हम देख लेते हैं। यह जो प्रजाति है जंगली स्वभाव की होने के कारण इसके जो कैटरपिलर होते हैं उनका लालन या पालन यानी कि इसका जो पोषण होता है वो आसान नहीं होता है और इसके जो कोकून होते हैं उन कोकूनों को हम जंगलों से ही प्राप्त करते हैं, इसलिए यह उद्योग ज़्यादा उन्नत नहीं हो सका है। यानी कि जैसे मलबेरी जो सिल्क वर्म है उसको हम आसानी से पाल सकते हैं और उस उद्योग को हमने काफ़ी बढ़ावा दिया है, लेकिन इस उद्योग को बढ़ावा नहीं मिलने का एक जो प्रमुख कारण है वो ये है कि ये एक प्रकार की जंगली प्रजाति है, इसी कारण इसको हम आसानी से नहीं पाल सकते और टसर रेशम प्राप्त करने में हमें थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती हैं। अब आता है मूंगा रेशम कीट। मूंगा रेशम कीट जो रहता है उसको हम एंथेरिया असामानेंसिस कहते हैं। फैमिली इसकी सैटेनिडी होती है। इसका जो मूल स्थान होता है वो आसाम है, यानी कि असम में पाए जाने के कारण इसका जूलॉजिकल नेम क्या हो गया, एंथेरिया असामानेंसिस। यह भी एक प्रकार की मल्टी वोल्टाइन किस्म है। मल्टी वोल्टाइन यानी कि एक साल में हम 4 से 5 किस्में ले सकते हैं या इसकी फसलें ले सकते हैं या पीढ़ियों से हम रेशम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ये मल्टी वोल्टाइन हो गई। ठीक है। इसका जो होस्ट प्लांट होता है वो मैचेलिस, जिसे हम सौम कहते हैं। सौम के पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं उन पत्तियों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं और वहाँ पर ये कोकून देते हैं और उन कोकून से हम मूंगा रेशम कीट प्राप्त कर सकते हैं। मूंगा रेशम कीट जो रहता है इसका जो कोकून एज होती है उस कोकून एज को हम जेली कहते हैं, यानी कि मूंगा रेशम कीट की जो कोकून एज होगी वो क्या कहलाएगी, जेली कहलाएगी। इसके द्वारा जो सिल्क प्राप्त होता है उसको हम मूंगा सिल्क कहते हैं या मैजेनकोरी सिल्क भी कहते हैं। ये जो सिल्क होता है देखने में सुनहरा पीले रंग का यानी कि गोल्डन येलो कलर का होता है। अब आता है तीसरी प्रजाति जिसे हम एरी रेशम कीट कहते हैं।
एरी रेशम कीट जो है इसको हम एटेकस रेसिनी या सेमिया सिंथिया रेसिनी कहते हैं। इसकी भी फैमिली सैटर्निडी होती है। ये एक प्रकार की अर्धपालतू जाति है। इसका जो मूल स्थान होता है वो पूर्वी एशिया है। पूर्वी एशिया में बहुतायत ऐसे पाई जाती है। भारत में इसकी हाइब्रिड किस्मों से सिल्क प्राप्त किया जाता है। इसका जो होस्ट प्लांट है यानी कि जिसकी पत्तियों को खाकर ये बड़े होते हैं वहाँ ये ग्रो करते हैं, अरंडी है। ये जो किस्म है ये भी आपकी मल्टी वोल्टाइन किस्म है, यानी कि इसकी भी जो प्रजाति होती है उनके द्वारा हम साल में 3 से 4 बार या 5 से 6 बार हम रेशम प्राप्त कर सकते हैं, या कई पीढ़ियों से हम रेशम प्राप्त कर सकते हैं एक वर्ष के अंदर। इसलिए ये आपकी मल्टी वोल्टाइन किस्म कहलाती है। इसका जो रेशम का जो धागा होता है इसको रील्ड नहीं किया जा सकता। अगर रील्ड करना है तो उसको हम टुकड़ों में प्राप्त कर सकते हैं। इसको काटना पड़ता है क्योंकि इसके जो कोकून होते हैं वो ओपन एंडेड होते हैं, तो इसलिए इसको हम आसानी से काट नहीं सकते, रील्ड नहीं कर सकते हैं। एरी रेशम कीट के द्वारा जो सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है वो सिल्क एरी सिल्क या पुअरमैन सिल्क या अरंडी सिल्क कहलाता है। एरी जो सिल्क होता है देखने में ईंट के जैसा लाल रंग होता है इसका, और इसका जो फाइबर होता है उसका जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी ढीला होता है, लूज होता है। एरी रेशम कीट जो रहता है इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें चमक तो कम होती है लेकिन ये मजबूत काफ़ी होता है। तो ये आपकी रेशम कीट, एरी रेशम कीट की विशेषता हो गई। अब आगे देखते हैं। अब आता है आपका ऑक रेशम कीट। ऑक रेशम कीट जो होता है उसको हम एंथेरिया पेरनी कहते हैं। इसकी भी जो फैमिली है वो सैटर्निडी है, यानी कि ये भी सैटर्निडी का सदस्य है। इसका जो मूल स्थान है या मातृभूमि है वो चीन और जापान, यानी चीन और जापान में ये ऑक रेशम कीट बहुतायत से पाया जाता है। ऑक रेशम कीट जो रहता है ये एक प्रकार की पालतू किस्म है। इसको हम आसानी से पाल सकते हैं और रेशम प्राप्त कर सकते हैं। ऑक रेशम कीट की हिमालयी एक किस्म होती है या हिमालय में एक किस्म पाई जाती है, उसको हम एंथेरिया रॉयलेट कहते हैं, जो सर्दियों में वहाँ काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है और सर्दियों में इसके कोकून से हम रेशम प्राप्त कर सकते हैं। ऑक रेशम जो कीट होता है इसके द्वारा जो रेशम प्राप्त होता है या सिल्क जो उत्पन्न किया जाता है उसकी गुणवत्ता काफ़ी उच्च होती है, यानी कि उच्च गुणवत्ता युक्त रेशम ओक सिल्क के द्वारा प्राप्त या प्रोड्यूस किया जाता है। अब आता है दे मूंगा रेशम कीट। दे मूंगा रेशम कीट जो रहता है इसको हम थायोपेलिया रेलिजियोसिस कहते हैं। ये भी सैटर्निडी फैमिली का सदस्य है और ये मुख्यतः यूपी और हिमालय के जो तराई भाग है उनमें पाया जाता है। दे मूंगा का जो रेशम कीट है ये मैचिलस या फाइकस के जो पौधे होते हैं इनकी पत्तियों को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं और वहाँ पर ये कोकून देते हैं। इसके द्वारा जो रेशम प्राप्त होता है वो रेशम मजबूत और खुरदरा होता है। देव मूंगा से जो देव मूंगा सिल्क जो है, इस सिल्क से मछली पकड़ने के जो जाल है वो बनाए जाते हैं, यानी कि मछली फिशरीज़ जो इंडस्ट्रीज़ है उसमें देव मूंगा सिल्क के द्वारा जो जाल बनाए जाते हैं उनका काफ़ी अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। अब आता है आपका दैत्याकार रेशम कीट, यानी जियांट सिल्क वर्म। इसको हम एटेकस एल्टस कहते हैं। ये भी फैमिली सैटर्निडी से बिलोंग करता है और यह मुख्यतः भारत और मलेशिया में पाया जाता है। ये जो रेशम कीट होता है वो जितनी भी जीवित जातियां हैं रेशम कीट की, उन कीट जातियों में यह सबसे बड़ा है, इसीलिए इसको हम दैत्याकार रेशम कीट एटेकस एल्टस कहते हैं। जब ये पंख फैलाता है और पंख फैला करके अगर इसकी हम लंबाई मापते हैं तो कुल जो लंबाई होती है वो लंबाई आपकी 11 इंच तक हो सकती है। तो इसलिए ये जितने भी रेशम कीट हैं उनमें सबसे बड़ी जाति है। अभी तक हमने जितनी भी जातियाँ पढ़ी हैं, चाहे वो बोम्बीसिडी फैमिली की हो चाहे सैटर्निडी फैमिली की हो, उन फैमिली में से कुछ ही जातियाँ हैं जो उत्तम किस्म का या उनको पाल करके हम रेशम प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी जाति हैं? पहली हो गई आपकी बॉम्बिक्स मोराई जो कि बोम्बीसिडी फैमिली से बिलोंग करती है। दूसरी एटेकस रेसिनी।
तीसरी आपकी एंथेरिया असामा और एंथेरिया पेफिया। ये 4 जातियां हैं रेशम कीट की जिनको हम आसानी से पाल सकते हैं और अच्छी किस्म का रेशम प्राप्त कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।